Yes, come in. Sit down, please. कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे। अपना परिचय दीजिए, आप क्या कर रहे हैं अभी? जी सर, मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन स्नातक और परस्नातक दोनों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। मेरा परस्नातक का विषय राजनीतिक विज्ञान रहा है और मैं राजनीतिक विज्ञान विषय से ही यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हूँ। और मेरा उद्देश्य जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना है और साथ ही जीव जगत से निश्चल प्रेम करना है, जो स्वार्थ और आवश्यकता पे आधारित न हो। और मेरी हॉबीज बांसुरी बजाना है। बांसुरी बजाना, गुड। क्या होता है जीव जगत से निश्चल प्रेम करना? किसी भी जीव से, चाहे वो प्रकृति का कोई भी जीव समुदाय हो, उससे बिना स्वार्थ के प्रेम करना, ताकि प्रकृति का सामंजस्य कायम रहे। कैसे, कोई उदाहरण देके बताइए। जैसे पेड़ है। अभी सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की, लोग बेतहाशा पेड़ काट रहे हैं। तो अगर हम एक छोटा सा एक पेड़ लेते हैं, अगर हम निस्वार्थ भाव से पेड़ को बेहतर तरीके से लगाते हैं, तो हमारे सतत विकास के लिए एक भूमिका निभा सकता है। ये निश्चल प्रेम करना हुआ पेड़ से। जी सर। मतलब पेड़ लगा दिया, फिर उसके बाद क्या किया? उसका बेहतर तरीके से उसका जो। आपने कभी लगाया है पेड़? जी सर, मैंने ज़्यादा तो नहीं लगाया है, लेकिन 5-6 पेड़ लगाए हैं घर में। किस चीज़ का पेड़ लगाया? सर सागवान का। सागवान का लगाया? जी। अच्छा, सागवान के बारे में क्या जानते हैं आप? सर सागवान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सागवान में ये होता है कि वो सबसे मूल्यवान, वो बिहार में ऐसा माना जाता है, मूल्यवान वो लकड़ी मानी जाती है और उसका जो फर्नीचर होता है बहुत ही कॉस्टली होता है। शीशम और सागवान में हमको डिफरेंस पर देखना हो तो क्या देखेंगे? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, शीशम का जो मुसला जड़ जो होता है बहुत नीचे तक होता है सागवान की तुलना में, और शीशम का पत्ते छोटे छोटे होते हैं और सागवान के पत्ते बड़े बड़े होते हैं। इसमें ज़्यादा छायादार होता है सागवान और शीशम कम छायादार होता है। शीशम सागवान के तुलना में कम मूल्यवान है, सागवान ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सर 5 जून को। क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को सर 1972 में रियो सम्मेलन हुआ था, इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका पर्पस क्या है? पर्यावरण को संतुलित करना, पर्यावरण को संरक्षण करना, संवर्धन करना, इसका मूल पर्पस। कौन कौन से मुख्य मुख्य सम्मेलन हुए बताइए? पर्यावरण में अगर सम्मेलन देखा जाए तो सबसे पहले 1972 में हुआ, उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ जो 1992 का महत्वपूर्ण सम्मेलन, जिसको रियो 20 भी कहा जाता है। उसके बाद सर हाल ही में पेरिस सम्मेलन बहुत चर्चित है। और कुछ जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में आगे कुछ और सम्मेलनों की चर्चा करेंगे आप? सर अभी रिकॉल नहीं कर। ठीक है, ठीक। संविधान में कहीं पर वर्णित है क्या पर्यावरण संरक्षण? जी सर। किस आर्टिकल में होगा? सर डीपीएसपी में भाग। कौन सा? डीपीएसपी में 48 है, आर्टिकल 48A है पर्यावरण के संरक्षण के बारे में। अच्छा, आपने इग्नू से किया है? जी। इग्नू की स्थापना कब हुई है? इग्नू की स्थापना सर 1984 में हुई, 1985 में, सॉरी सर। आप ये बताइए कि अभी जासूसी प्रकरण पर काफ़ी न्यूज़ है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको जेपीसी को सौंपा जाए। ये होता क्या है जेपीसी? सर को बताइए, जेपीसी क्या है? सर संयुक्त संसदीय समिति होता है, जहाँ पे कोई भी मुद्दा, कोई भी ज्वलंत, चाहे वो नियम कानून से हो, चाहे लॉ बनाने से हो, चाहे संविधान संशोधन से हो, उसमें विस्तृत चर्चा किया जाता है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसको संयुक्त समिति क्यों बोलते हैं, जेपीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एग्जैक्ट में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि क्योंकि इसमें जितने भी दल होते हैं उनके सदस्य होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। सॉरी सर, सभी दल के सदस्य होते हैं या लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं? नहीं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं।
अब तक किन किन विषयों पर जेपीसी गठित की गई है? सॉरी सर, मैं इसको मतलब अच्छा, explain नहीं कर संसद पाऊँ। की किस समिति को जो है लोक धन के संरक्षक के तौर पर देखा जाता है? लोक धन के संरक्षण, लोक लेखा समिति सर। लोक लेखा समिति। जी, इसके नेता कौन होते हैं? लोक लेखा समिति के नेता होते हैं इनके सर हेड चेयरपर्सन हेड सर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। कोई सत्ता पक्ष का व्यक्ति होता है, क्या राइट है ये? जी सर, ये राइट है। कंफर्म है यार? जी सर। तो सत्ता पक्ष का व्यक्ति अपने ही सत्ता पक्षी लोगों के खिलाफ कैसे जांच करेगा अनियमितताओं की? सर इसमें मैं सॉरी सर, मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए, अभी सुप्रीम कोर्ट के हाल के किस फैसले ने आपको प्रभावित किया है? हाल में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का राइट टू इंटरनेट, जो जीवन के अधिकार आर्टिकल 91G में जो दिया है इंटरनेट का अधिकार, उसको वर्तमान समय में मुझे ज़्यादा प्रभावित किया। साथ में ही निजता का अधिकार क्या आर्टिकल है ये? 21। तो इसके पीछे प्रकरण क्या है? सर वर्तमान में जम्मू कश्मीर से संबंधित ये मामला था। मैं उनका नाम शायद अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने आर्टिकल 370 जब बैन हो गया था तो उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिला अर्जी दाखिल की थी कि जो हमारा जो निर्बाध व्यापार करने का अधिकार है वो बाधित हो रहा है, तो कृपया इस पे राइट टू मतलब फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट में किया गया था। तो उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फंडामेंटल राइट जो इंटरनेट का अधिकार है, एक्सेस इंटरनेट का अधिकार सबको होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में राजद्रोह के कानून के ऊपर कुछ जजमेंट दिया है या वो केस चल रहा है, ये कानून क्या है राजद्रोह का? जहाँ तक मैं सर समझ पा रहा हूँ, राजद्रोह का कानून धारा आईपीसी का धारा 124A से संबंधित है। यह ब्रिटिश कानून है। इस पे विवाद शुरू से चल रहा है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, फ्लेक्सिबल बनाया है, और जैसा देखा जा रहा है कि देशद्रोही गतिविधि अगर हो रहा है तो उसके लिए ये कानून ठीक है। लेकिन अगर सरकार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर ये काम कर रही है तो वो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। इस सरकार की आलोचना करना और राज्य की आलोचना करना, दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? क्या सरकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में आप देखेंगे? सर सरकार की आलोचना कभी भी राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, और मैं भी ये मानता हूँ कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। और राज्य की आलोचना करना? राज्य की आलोचना रचनात्मक आलोचना किया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, राज्य की आलोचना और सरकार की आलोचना में? सरकार में अगर आलोचना किया जाए तो सरकार के नीति निर्माण या उनके कार्य प्रकरण में आलोचना किया जाता है ताकि सरकार और बेहतर तरीके से संचालित हो। ये विपक्षी दल का और लोकतंत्र का एक मूल परंपरा भी रहा है। और राज्य की आलोचना अगर देखा जाए तो राज्य में जैसे भारत अभी भी लगभग 20 करोड़ लोग गरीब हैं, तो इससे क्या होता है कि एक रचनात्मक सोचने की कैपेसिटी आती है और उसको डेवलप करने का एक अंदर से एक मतलब कैपेसिटी डेवलप होता है। सर अच्छा, संविधान की प्रस्तावना तो आपने पढ़ी होगी? जी सर। संविधान की प्रस्तावना में आपको क्या लगता है कि फिर से संशोधन की जरूरत है? जहाँ तक मेरी समझ है इसमें मैं समझता हूँ कि संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान में संशोधन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जो सपने देखे थे वो अभी तक ग्रास रूट लेवल पे उतर नहीं पाया, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सपने। नहीं, अगर प्रस्तावना में संशोधन करना हो, उसमें कोई चीजें जोड़नी हो, हटानी हो जी, तो क्या आपकी उसमें कोई राय है कि किस तरह की चीजें उसमें जोड़ी जा सकती है वर्तमान हालात को देखते हुए? सर मैं इस तरीके से मैं कभी सोचा नहीं। क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। किसी भी तरह का? किसी भी तरह का। किसी भी तरह का?
जी नहीं, जैसे आधारभूत जो केशवानंद भारती केस से जो आधारभूत ढांचा का जो स्थापना किया गया है, उसमें कुछ ऐसे चीज हैं जिनको छोड़ करके संविधान में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में जी सर, संशोधन जो हो सकता है, क्या उसकी कोई सीमा है? जी, मूल ढांचा के तहत को छोड़ के संशोधन संभव है। मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचा, केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती केरल के एक सन्यासी थे, जिन्होंने 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थे। उनका क्या विशेष था मैं नहीं याद रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। अच्छा, ये बताएं कि आपको लगता है कि मूल ढांचे की संकल्पना से एक तरफ जहां संसद की जो निरंकुशता थी वो जरूर सीमित हुई है, लेकिन कोर्ट की निरंकुशता बढ़ गई है संविधान पर। सर, अगर रचनात्मक रूप से देखें तो मूल ढांचा, संविधान निर्माता ने संविधान को एक संरक्षक के रूप में रखा है, और अगर संविधान में की मूल आत्मा को संरक्षित मूल ढांचा से किया जा रहा है तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत सकारात्मक है। लेकिन कुछ मामले में, जैसे कॉलेजियम, वो तो मूल ढांचा शायद नहीं है, कुछ मामले में ऐसा देखा जा रहा है कि लोकतंत्र की जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में स्वतंत्रता होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमियां निकाला जा सकता है। संविधान में क्या हो क्या ना हो जी, ये क्या जनता के प्रतिनिधि को तय करना चाहिए या न्यायपालिका को? अगर लोकतंत्र की मूल आत्मा तो जनता ही है, क्योंकि प्रस्तावना भी बोलता है कि हम भारत के लोग, लेकिन न्यायपालिका को भी एक संरक्षक के रूप में देखा गया है। न्यायपालिका कभी कभार भावनात्मक भी हो जाती है, और भावनात्मक रूप से न्यायपालिका भावनात्मक मतलब जनता भावनात्मक हो जाती है, और जनता उतना परिपक्व भी नहीं, मतलब वर्तमान समय में शिक्षा के अभाव अनेक कारण से परिपक्व भी नहीं है। इस वजह से न्यायपालिका को चाहिए निष्पक्ष नजरिया। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार से प्रेजेंट करते हैं? जी सर। अगर आप कहीं पर बिहार से बाहर गए जी, और आपको बिहार की कोई एक चीज प्रेजेंट करनी हो, वहां पे कोई अच्छी तस्वीर पेश करनी हो बिहार की तरफ से, अक्सर आपको लोग बिहार को आप नेगेटिव रूप में लेते हैं, बिहार को अच्छे रूप से प्रेजेंट करना हो तो बिहार की किस चीज को आप प्रेजेंट करेंगे? आप बिहार में देखा जाए तो हम धार्मिक, सांस्कृतिक जो समृद्धता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तथ्य के साथ बताइए। ये तो पॉलिटिकल बात है, सांस्कृतिक क्या? सांस्कृतिक संस्कृति होती क्या है, और बिहार की किस संस्कृति को आप बताना चाहते हैं? नहीं, धार्मिक समृद्धता में, जैसे जैनिज्म का यहाँ पे उद्भव। पहले तो संस्कृति ही बताइए, फिर उसके बाद बताइए कि सांस्कृतिक वैशिष्ट्य क्या है बिहार का। संस्कृति सर सामान्य रूप में रहने का तौर तरीका, जीवन यापन करने का एक तौर तरीका है। ठीक है जी। तो बिहार का क्या वैशिष्ट्य है? जैसे बिहार में मध्य मार्ग का जो कॉन्सेप्ट भगवान बुद्ध ने दिए थे, और जैनिज्म का स्थापना, उसके बाद धार्मिक रूप से देखा जाए तो मध्य मार्ग का जो कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, मान लिया, और विश्व में कहाँ नहीं है मध्य मार्ग का कॉन्सेप्ट जो यूनिक दे दिया बिहार ने? सर, अगर देखा जाए तो अगर हम गुजरात को देखें, हम साउथ को देखें, तो क्या वहाँ मध्य मार्ग नहीं है? जी, सिद्धांत तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो छुपा होता है। लेकिन हाँ बताइए। मध्य मार्ग का मतलब क्या है? मध्य मार्ग का मतलब ये होता है कि हम अति भी नहीं रहेंगे और सबसे कम भी नहीं रहेंगे, हम बीच का मार्ग अपनाएंगे, जिससे समाज में सामंजस्य बना रहे। इसी को मध्य मार्ग कहते हैं। जी, मतलब हम विरोध नहीं करेंगे। विरोध करेंगे, अगर आत्मरक्षा पे अगर बात आएगी तो हम विरोध करेंगे, जैसे भारत चीन के संदर्भ में देखा जाए। और बिहार की संस्कृति आपको कहाँ आकर्षित करती है? बिहार की संस्कृति में अच्छा, भ्रष्टाचार का मध्य मार्ग क्या हो सकता है? ना बहुत ज्यादा लेना, ना बहुत कम लेना, लेकिन लेना। जी नहीं, अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार का मध्य मार्ग नहीं है। भ्रष्टाचार का नहीं है जी। क्रोध का मध्य मार्ग हो सकता है। कैसे?
क्रोध को दो रूपों में देखा जा सकता है कि अगर जैसे विदेश नीति में देखा जाए कि अगर हम असर्टिव फॉरेन पॉलिसी अपनाते हैं तो चीन जैसे राष्ट्रों को, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम पहले से अगर रक्षात्मक फॉरेन पॉलिसी विदेश, लोभ का मध्य मार्ग हो सकता है। लोभ का भी अगर व्यापक रूप से देखा जाए तो लोभ का भी मध्य मार्ग हो सकता है। कैसे? अगर हम चीन को संतुलित करना है तो थोड़ा लोभ दिखाना पड़ेगा और अमेरिका के साथ हमें संबंध को थोड़ा मधुर करना पड़ेगा। अच्छा, इसको राजनीतिक विज्ञान में क्या कहते हैं? इसके लिए कोई टर्म है राजनीतिक विज्ञान में? जी सर, इसको राजनीतिक विज्ञान में कहते हैं रियलिज्म थ्योरी बोलते हैं इसको, इसी को। समय के अनुरूप अपने जीरो गेम थ्योरी किसको बोलते हैं? जीरो गेम विदेश नीति का एक ऐसा टर्म है जिसमें या तो हम किसी चीज को जीतते हैं या हारते हैं। उसमें गेन करने के लिए या तो पूरा होता है या तो कुछ नहीं होता है। जैसे अगर हम डोकलाम मुद्दे पे अगर कश्मीर के साथ युद्ध करते, या तो हम जीत जाते या तो हार जाते। ये जीरो गेम थ्योरी। ठीक है, ये बताइए कि कोविड 1 साल से ज़्यादा हो गया जी, है ना, तो कोविड का भारत की अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? कोविड ने भारत बिहार के साथ पूरे विश्व को व्यापक रूप से प्रभावित ठीक किया है, लेकिन अगर जो प्रभाव भारत पर पड़ा है वही बिहार पर पड़ा है या डिफरेंट? बिहार पे और भारत में अलग अलग पड़ा है। हालांकि पर्यटन क्षेत्र में देखें तो दोनों को प्रभावित किया है, लेकिन बिहार के क्षेत्र में स्पेशली देखें तो बिहार के मैक्सिमम वर्कर प्रवासी मजदूर के रूप में अन्य राज्यों में काम करते हैं और उनके वजह से, कोविड के वजह से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था था वो चरमरा सी गई है और जो लेबर फोर्स जो दूसरे राज्य में काम करते थे वो पुनः घर चले गए और पुनः उनको आना पड़ा। तो इससे जो 1.5 साल का जो 1 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें बिहार की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अच्छा, आप राजनीतिक पॉलिटिकल इकोनॉमी समझते हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र? सर मैं बेहतर तरीके से नहीं समझता। अच्छा, बिहार में ये जो समस्या है प्रवासी मजदूरों की, प्रवासी इंटेलेक्चुअल की, इसके क्या कारण है, क्या वजह आप पाते हैं? सर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसके लिए दोनों लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले वो जो जैसे हम प्रवासी हो रहे हैं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और दूसरा सबसे मूल है विधि व्यवस्था और राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी कि सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जी बिल्कुल। अच्छा, सरकार कैसे रिस्पॉन्सिबल है? सरकार अगर प्रवासियों के लिए अगर जो नॉलेज का ड्रेन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अगर उसके लिए उचित साधन मुहैया कराए पटना में या फिर कहीं भी बिहार के क्षेत्रों में, तो ब्रेन ड्रेन रोका जा सकता है। जो सरकार ने तो बहुत सारा काम किया है। बिल्कुल सर, सरकार ने काम किया है 70 वर्षों में, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में देखा जाए तो उतना जितना अपेक्षित होना चाहिए उतना नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ? आप एक राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट भी रहे हैं। आज़ादी के बाद बिहार की क्या स्थिति थी? बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार के समाज की क्या इतना ही अंतर था बिहार और महाराष्ट्र में, या बिहार और साउथ के राज्यों में, या कम था? अगर देखा जाए आज़ादी के बाद तो कहा जाता है 1960 के दशक में सबसे बेहतर प्रशासक राज्य में बिहार था, लेकिन बिहार में राजनीतिक अस्थिरता जो 1970 के दशक में हुआ, अस्थिरता अभी है? अभी नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद था। वो भी एक मूल रीजन है। दूसरा बाढ़ और सूखा। लेकिन 19 से तो स्टेबिलिटी है ना। 1990 से बिहार के राजनीति में एक तरह से स्टेबिलिटी है, हालांकि कोलिशन गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है। तो ये जो 19 का जो दशक है, इसी में हम देख रहे हैं कि एक तरफ बिहार पिछड़ते गया और कुछ राज्य डेवलपमेंट के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। तो इसमें आप एक तो आप रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उस जनता को जो कि बाहर रोजगार की तलाश करने जा रही है, और दूसरा सरकार को, राइट? तो ये जो समस्या है
इसका सलूशन कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन मिलके होना चाहिए। सबसे पहले सरकार की तरफ से होना चाहिए। जनता तब जाती है जब उसके पास फैसिलिटी नहीं मिलता है। सरकार क्या कर सकती है? सरकार के पास क्या क्या विकल्प है? आप विकल्प बताइए कि बिहार सरकार के पास क्या क्या विकल्प है मैं समझता कि इस हूँ समस्या का सलूशन कर सकती है। मैं समझता हूँ कि इसका बेस्ट विकल्प ये हो सकता है, अगर बिहार सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर तरीके से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंट होने से रोजगार मिल जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के इम्प्लीमेंट होने से सबसे पहले तो ये होगा कि सर्विस सेक्शन में जो क्योंकि हमारे पास वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है ठीक। और उचित व्यवस्था नहीं होने से पहले तो बिजली की भी समस्या थी, अब बिजली की समस्या सॉल्व हो गया है, एग्रीकल्चर को भी बूस्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तो मुझे लगता है सर्विस सेक्शन को उसके नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ाया जा जो सकता है। प्रवासी मजदूर हैं, जी राइट, जी तो उनका तो मैनुअल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं जी और नॉलेज तो सेल कर नहीं रहे हैं। जी उनकी समस्या कैसे उससे दूर होगी? लॉ एंड ऑर्डर मान लो ठीक कर दिया हमने, ठीक है, तो उससे प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी समस्या कैसे दूर होगी? क्या उन्हें रोजगार के अवसर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने से बिहार में मिल जाएगी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर प्रवासी मजदूर को रोजगार देना हो तो हमें कृषि को बेहतर करना पड़ेगा। गैर तो कृषि कृषि में क्या बेहतर करेंगे? अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के पास कृषि, जी तो कृषि प्रवासी कौन है? अगर आप बात किया जाए कि प्रवासी जो मजदूर हैं तो बिहार के सोसाइटी के कौन सा वर्ग प्रवास कर रहा मजदूर के रूप में? मजदूर के रूप में सबसे निम्न वर्ग जो है वही प्रवास कर रहा है मजदूर के रूप में। तो निम्न वर्ग प्रवास कर रहा, तो कृषि में हम क्या उसके लिए करेंगे? उसके पास तो जमीन है नहीं, जी बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम? तो सर कृषि गैर कृषि आधारित उद्योग को हम बढ़ावा दे सकते हैं और उससे अगर जैसे गैर कृषि आधारित उद्योग, क्या हम वहाँ पर कोयले का उद्योग लगा दें, माइंस लगा दें, क्या लगाएं? सर्विस सेक्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद सर अच्छा, सर्विस सेक्टर कुक्कुट का पालन- मतलब आप क्या समझते हैं? सर्विस सेक्टर का क्या मतलब? अगर फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए। फूड प्रोसेसिंग सर्विस सेक्टर का पार्ट है। व्हाट सॉरी डू मीन बाय सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्शन में जो आप 3 सेक्टर हमें जी बताइए। जी 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 प्राइमरी बताइए, सेकेंडरी बताइए और सर्विस सेक्टर बताइए। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में उद्योग हो गया, इंडस्ट्री, और टर्सरी सेक्टर में सर्विस में हो गया बैंकिंग, कॉल सेंटर। और अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर में सर्विस सेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन, जी एग्रीकल्चर में सर्विस का डिमांड, जी क्या करना होगा? एग्रीकल्चर में अगर सर्विस सेक्शन का अगर ये देखा जाए तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चिप्स बना रही है, हमारे पास आलू का व्यापक सर्विस उत्पादन हो रहा है। दैट इज नॉट ए सर्विस, दैट इज मैन्युफैक्चर, सॉरी सर। राइट? हम पूछ रहे हैं कि आप समस्तीपुर से हैं, जी सर। वहाँ पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जी सर। तो उस इंस्टीट्यूट से जो बच्चा निकलेगा पढ़ के, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में सर्विस दे सकता है? जी वो तो दे सकता है। तो क्या करेंगे कि देगा? क्या करेंगे कि उसकी जो नॉलेज है जी उसकी सर्विस को हम एग्रीकल्चर में लगाएं? अगर पूसा की बात करें तो वहां से पूसा नहीं, उस तरह के जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं, जी मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में उनके सर्विस को कैसे हम ये लेंगे? क्या करेंगे एग्रीकल्चर? जी सर, जैसे उनकी सर्विस वहाँ पर उन्हें जॉब मिल जाए और फिर एग्रीकल्चर भी ग्रो करे, उन्हें रोजगार भी मिल जाए। वर्तमान में सर किसान सलाहकार के रूप में सरकार काम। ये बताइए कि आपका जो कर्मचारी है घूस ले लेता है जी और आपको एफआईआर दर्ज करानी है, जी तो कैसे कराएंगे? एफआईआर दर्ज कराने तो डिपार्टमेंट में इसका ऑप्शन कैसे होता है, क्या होता है? डिपार्टमेंट एफआईआर दर्ज करती है? सबसे पहले तो सर इसका अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। मुझे नहीं जानकारी, कोई बात नहीं। जी सर, सॉरी सर। आरटीआई आरटीआई से किसी ऑफिस से हमको जानकारी लेनी है, कैसे लेंगे? सर आरटीआई
के वेबसाइट पे जाके या ऑफलाइन भी हम आरटीआई दायर कर सकते हैं। कैसे, क्या प्रोसेस? सर ऑनलाइन जाके गूगल के माध्यम से आरटीआई खोल के वहाँ पे संबंधित क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं? सर उसमें जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसमें कोई डॉक्यूमेंट जमा करने नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम, और अगर आपके पास। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। एक तो आप तनाव मुक्त हैं, ये अच्छी बात है। ये बहुत हाँ, पॉजिटिव है। लेकिन आने वाली चीजें पूछी गई, लेकिन उस बहुत ज़्यादा तनाव मुक्त रहना भी नेगेटिव है। आप है ना, तनाव मुक्त रहना अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी तनाव न लेना ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप बोर्ड के उस पक्ष में हैं और कई बार गलत जवाब देते हुए भी तनाव मुक्त हैं आप। ऐसा क्यों है? आपने आरटीआई गलत जवाब दिया, एफआईआर गलत जवाब दिया, कई सब पीएससी गलत दिए, पीएससी थर्ड मतलब टर्सरी सेक्टर है वो गलत जवाब दिया, और तब भी तनाव मुक्त है, ऐसा क्यों है? तो सर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? हाँ, नहीं सर, मान लें कि एक तो सोच पहली बात है कि थोड़ा और पढ़िए, है ना, जहाँ जहाँ वहीं बोर्ड जाएगा जो करंट मुद्दे हैं, जैसे जेपीसी चर्चा हो रही है, एफआईआर बिहार में खूब चर्चा हो रही है, एक आईएएस लगा हुआ है एफआईआर करने पर, उसका हो ही नहीं रहा है एफआईआर। अच्छा, नहीं तो चर्चा जो चर्चाओं में होता है मामला, तो उसके बारे में नोट कीजिए कि ये चर्चा हुई, उसका आगे पीछे का इंफॉर्मेशन। ये सब पता नहीं चल पाता, इसका कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करें? कैसे नहीं पता चलता? हम लोगों से पूछिए। मान लिया कि आपने अपने सोर्स से पता कर लिया, तो फिर व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमको ये इसके बारे में हमको जानकारी चाहिए। ठीक है, और बाकी ये अच्छी बात है कि आप मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉरी बोलने का भी आता हाँ, है। सॉरी नहीं, गलत बोलिएगा। स्ट्रेंथ पॉइंट है ब्यूरोक्रेसी को, है ना, तनाव में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन गलत बोल के एक बार, दो बार, तीन बार अगर रॉन्ग आंसर दे रहे हैं और तब मुस्कुरा रहे हैं, हाँ, रॉन्ग आंसर में फिर वो ठीक है कुल मिला के, है ना। बाकी अच्छा है आपका, थोड़ा सा पिछली बार से बहुत इम्प्रूव है। हाँ, बढ़िया है, आपकी आप बहुत पर्सनालिटी जल्दबाजी अच्छी में भी है। नहीं बोल रहे हैं इस बार, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल रहे हैं। फैक्ट्स इकट्ठा कीजिए, न्यूज़पेपर पे जाइए। उद्देश्य जो है इनका, जो आपने उद्देश्य जीवन का बताया है ना, वो बहुत ज्यादा वो लग रहा है, हाँ, मतलब आर्टिफिशियल लग रहा है। artificial लग रहा है। उसको हटा दें। नहीं, हटा नहीं दीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए, जैसे है ना। जैसे आपने क्या बताया, बोलिए कि निश्चल प्रेम करना प्रकृति से, नहीं, जीव जगत से, जीव जगत से, प्रकृति से निश्चल प्रेम करना। तो सब प्रैक्टिकल लोग हाँ। जानते हैं कितना आदमी निश्चल आज के वो दिन खुद ही लोग। अच्छा जी, फिर आप तुरंत आ गए कि सागवान पेड़ लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि कॉस्टली है, और एक तरफ कह रहे हैं निश्चल है, कंट्राडिक्टरी नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया ना। तो ब्रह्मांड से निश्चल प्रेम करना, ये तो और थोड़ा नहीं वाला है, तो वो पर्पस होगा, अध्यात्म की तरफ जाते हैं आप फिर। अच्छा जी, बिल्कुल। बोलेगा सन्यासी बिल्कुल भौतिक उसमें आप आ रहे हैं। कम शब्दों में और साफ साफ उत्तर दीजिए, बोर्ड को अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, ठीक ठीक है सर। है।